आज हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स को हिंदी में अर्थशास्त्र कहते हैं। अर्थशास्त्र जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, अर्थ और शास्त्र। अर्थ का अर्थ होता है धन और शास्त्र का अर्थ होता है अध्ययन करना, जिसका अर्थात धन का अध्ययन ही अर्थशास्त्र कहलाता है। हम कुछ इम्पोर्टेंट बातें जानते हैं, जैसे नोट। अर्थशास्त्र ग्रंथ आचार्य चाणक्य द्वारा लिखित है। यह राजनीति से संबंधित है। इकोनॉमिक्स यह यूनानी शब्द से बना है, जो कि यूनानी शब्द के ओकियोनोमिया से बना है, जिसका ओकोनोमिया का अर्थ होता है मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, जिसका हिंदी में मतलब होता है संसाधनों का प्रबंधन। सबसे जाने माने अर्थशास्त्री थे एडम स्मिथ, जिन्होंने 1776 ईस्वी में एक बुक लिखी जिसका नाम है द वेल्थ ऑफ नेशन। इन्होंने इस बुक में ही अर्थशास्त्र के बारे में अध्ययन करके बताया है, और एडम स्मिथ को ही अर्थशास्त्र का जनक, जिसे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। इकोनॉमिक्स जो है ये एक विषय है और इसके सिद्धांत और नियम। इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के सक्रिय रूप माने एक्टिव फॉर्म को ही अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे भारत में जो एक्टिव रूप में अर्थव्यवस्था है उसे भारतीय अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे चीन में जो एक्टिव रूप में अर्थव्यवस्था है उसे चीनी अर्थव्यवस्था कहते हैं। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं अर्थव्यवस्था के प्रकार। अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की हो। अर्थव्यवस्था को वैसे तो हम लोग 5 प्रकार में पढ़ते हैं, लेकिन ये 3 ही प्रकार जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहली है कैपिटलिज्म इकोनॉमिक्स, जिसे हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। इस अर्थव्यवस्था में इसे उदारवादी अर्थव्यवस्था या बाजार अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। इसका विचार सर्वप्रथम एडम स्मिथ ने दिया था, और एडम स्मिथ ने इसमें प्रयोग किया गया सिद्धांत जो था वो हस्तक्षेप का सिद्धांत था। संसाधनों का नियंत्रण, इसमें जो इस अर्थव्यवस्था में संसाधनों का नियंत्रण निजी क्षेत्र के द्वारा किया जाता है, और इसका उद्देश्य होता है अधिकतम लाभ कमाना। जैसे एग्जाम्पल में, जैसे यूएसए और चाइना की अर्थव्यवस्था जो है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स, जिसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसे स्टेट इकोनॉमिक्स या राज्य या सरकार अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। इसका कंसेप्ट सर्वप्रथम कार्ल मार्क्स ने दिया था। कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक दास कैपिटल में इस समाजवादी अर्थव्यवस्था का उल्लेख किया है, और इस समाजवादी अर्थव्यवस्था में संसाधनों का नियंत्रण सरकार द्वारा किया जाता है। सरकार जैसे पब्लिक सेक्टर द्वारा, और इसका उद्देश्य होता है लोगों का कल्याण करना। और इस प्रकार की अर्थव्यवस्था रूस जैसे देशों में प्रयोग की जाती है। जैसे रूस की अर्थव्यवस्था समाजवादी अर्थव्यवस्था है। आइए हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट बात है उसे जानते हैं। साम्यवादी अर्थव्यवस्था, जिसे हम कम्युनिस्ट इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। इस अर्थव्यवस्था में नियंत्रण सरकार का होता है और इसलिए इस अर्थव्यवस्था को साम्यवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, और ऐसी व्यवस्था चाइना जैसे देशों में देखी जाती है। तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसे मिक्स्ड इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। इसका कंसेप्ट सर्वप्रथम I.M. केन्स ने दिया था। इस अर्थव्यवस्था
का नियंत्रण, इस अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का होता है। इसका उद्देश्य जो होता है लाभ, जैसे निजी क्षेत्र में लाभ, और दूसरा होता है सार्वजनिक लोगों का कल्याण, माने सार्वजनिक क्षेत्रों में लोगों का कल्याण करना और निजी क्षेत्रों से लाभ प्राप्त करना, दोनों होता है। और जैसे हमारा देश जो इंडिया है, इस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था देखी जाती है। आइए हम लोग रिवीजन करते हैं कि टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स की कौन कौन सी होती है। कैपिटलिस्ट होती है, सोशलिस्ट होती है, मिक्स्ड होती है। इसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में प्राइवेट सेक्टर का ज़्यादा उपयोग होता है और प्रॉफिट भी होता है। इसका मूल्य का नियंत्रण बाजार तंत्र पर होता है। इसमें डिमांड और सप्लाई दोनों ही प्राइस निज़्म होते हैं। और समाजवादी अर्थव्यवस्था, ये इसमें पब्लिक सेक्टर का कल्याण किया जाता है। इसमें मूल्यों पर सरकार का नियंत्रण होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों को लाभ और कल्याण होता है और इसमें प्राइस पे, मूल्यों पर मांग और आपूर्ति दोनों पर नियंत्रित की जाती है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन माने उत्पादन के कारक, चार कारक होते हैं। लैंड माने भूमि जिस पे किराया दिया जाता है। लेबर श्रम जिसको वेतन दिया जाता है। कैपिटलिज्म पूंजी जिसका ब्याज, इंटरेस्ट, उद्यमी, प्रॉफिट। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, माने अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्र होते हैं। पहला है प्राइमरी सेक्टर, दूसरा होता है सेकेंडरी, तीसरा होता है थर्ड सेक्टर। जिसे पहला प्राइमरी सेक्टर जिसे हम प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, जिसे हम प्राइमरी सेक्टर या प्राथमिक सेक्टर कहते हैं। इस प्राइमरी सेक्टर को ही देश की अर्थव्यवस्था का रीढ़ कहा जाता है। ये प्राइमरी सेक्टर जो होता है ये कृषि क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है। कृषि क्षेत्र, इसके अंतर्गत कृषि क्षेत्र आता है। और प्राइमरी सेक्टर का योगदान जीडीपी में 17% होता है और रोजगार देने में इसका योगदान 51% होता है। जो कि सर्वाधिक रोजगार देने वाला सेक्टर प्राइमरी सेक्टर है। प्राथमिक क्षेत्र में प्राकृतिक उत्पादों माने नेचुरल प्रोडक्ट को शामिल किया जाता है। प्राथमिक क्षेत्र में कच्चा माल प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए कृषि, पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन, खनन और खनिज और उत्खनन आते हैं। आइए हम लोग पढ़ते हैं सेकेंडरी सेक्टर, जिसे हम लोग द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं। इस सेक्टर में विनिर्माण क्षेत्र को काउंट किया जाता है। इसमें औद्योगिक क्षेत्र जैसे फैक्ट्री में आदि आती हैं। जिसे सेकेंडरी सेक्टर का जीडीपी में योगदान 29% होता है, जबकि रोजगार देने में द्वितीयक सेक्टर का योगदान 22% होता है। और द्वितीय क्षेत्र में प्राथमिक क्षेत्र के कच्चे माल का उपयोग करके नई वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। उदाहरण के लिए गेहूं को फैक्ट्री में प्रयोग करके ब्रेड बनाया जाता है। गन्ना का फैक्ट्री द्वारा चीनी बनाया जाता है। कपास का फैक्ट्री द्वारा कपड़ा बनाया जाता है। लौह अयस्क का फैक्ट्री द्वारा कार बनाया जाता है। कुछ निर्माण कार्य जैसे हॉस्पिटल, रोड, ब्रिज आदि, ये सब भी द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और जैसे आपूर्ति वाली चीज़ें जैसे विद्युत, गैस, जल, ये सब भी द्वितीय सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। टर्टियरी सेक्टर या तृतीय क्षेत्र जिसे सर्विस सेक्टर या सेवा क्षेत्र कहते हैं।
देश की अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान तृतीय क्षेत्र का होता है, जो कि जीडीपी का 54% है। रोजगार देने में 27% होता है। यह प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्र को अपनी सेवा देता है। जैसे उदाहरण में परिवहन, बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, मनोरंजन, वाणिज्य एवं व्यापार, होटल, स्वास्थ्य। चौथा है कि चतुर्थ सेक्टर, जिसे हम नॉलेज सेक्टर भी कहते हैं। इसमें बौद्धिकी गतिविधियाँ, इंटेलेक्चुरल एक्टिविटी को शामिल किया जाता है। एग्जाम्पल में आईटी सेक्टर, जिसे इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी कहा जाता है। दूसरा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिसे अनुसंधान एवं विकास कहते हैं। पांचवा है पंचम क्षेत्र, जिसमें समाज के उच्च निर्णय लेने वाला क्षेत्र भी कहते हैं। एग्जाम्पल में मीडिया, साइंस, यूनिवर्सिटी आदि। आइए हम लोग बैंकिंग पढ़ते हैं। बैंक की कार्य प्रणाली को ही बैंकिंग कहते हैं। बैंक सेवा सेक्टर का क्षेत्र है, जिसमें हम जमा स्वीकार करते हैं और ऋण और उधार, कुछ ब्याज पर ऋण और उधार लेते हैं। बैंक एक ऑर्गेनाइजेशन संस्था है। आधुनिक बैंकिंग मॉडर्न बैंकिंग की शुरुआत इटली से मानी जाती है, जो कि 1157 ईस्वी में बैंक ऑफ वेनिस, जिसे विश्व का प्रथम आधुनिक बैंक कहा जाता है, की स्थापना हुई थी। भारत में बैंकिंग का इतिहास 1770 ईस्वी में बैंक ऑफ हिंदुस्तान भारत में स्थापित पहला बैंक था, जो कि कोलकाता में स्थापित हुआ था। EIC की सहायक कंपनी अलेक्जेंडर एंड कंपनी के द्वारा खोला गया था 1832, जो कि 1770 ईस्वी में खोला गया था बैंक ऑफ हिंदुस्तान, और उसे 1832 ईस्वी में बंद कर दिया गया। फिर जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने 3 प्रेसिडेंसी बैंक की स्थापना की। जो पहला है बैंक ऑफ बंगाल, जो कि 1806 ईस्वी में स्थापित किया गया, और दूसरा है बैंक ऑफ बॉम्बे, जो कि 1840 ईस्वी में स्थापित किया गया, और तीसरा है बैंक ऑफ मद्रास, जिसे 1843 ईस्वी में स्थापित किया। और इन तीनों बैंकों को मिलाकर 1921 ईस्वी में इसका विलय कर दिया गया, जिस विलय करने के बाद इसे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहा जाने लगा, जो कि 1955 में इसे SBI एक्ट द्वारा 1 जुलाई 1955 का इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, और इसे SBI में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। आइए हम देखते हैं राष्ट्रीयकरण, जिसे नेशनलाइजेशन कहते हैं। राष्ट्रीयकरण किसे कहते हैं? जब किसी निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र के लिए खोल दिया जाता है तो उसे हम लोग राष्ट्रीयकरण कहते हैं। जब सरकार निजी क्षेत्र में 50% से ज़्यादा निवेश कर दे तो उसे ही राष्ट्रीयकरण कहते हैं। 1865 ईस्वी में इलाहाबाद बैंक की स्थापना की गई, जो कि 2020 में इसका नाम परिवर्तित करके इंडियन बैंक कर दिया गया। फिर 1881 में अवध कॉमर्शियल बैंक की स्थापना की गई, जो कि यूपी के फैज़ाबाद में ये भारतीयों के प्रबंधन में संचालित ये प्रथम बैंक थी, जो कि स्थापित तो अंग्रेजों द्वारा ही की गई थी, लेकिन इसमें भारतीयों के प्रबंधन और संचालन में ये प्रथम बैंक थी। और 1894 ईस्वी में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की गई, जिसका हेडक्वार्टर लाहौर में है। इसके संस्थापक लाला लाजपत राय एवं दयाल सिंह थे। वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इस बैंक में पूंजी अंग्रेजों की थी, प्रबंधन भारतीयों का था, और कर्मचारी भी भारतीय थे। और ये जो पंजाब नेशनल बैंक जो 1894 में खोली गई थी, ये प्रथम भारतीय बैंक थी। 1906 बैंक ऑफ इंडिया, जिसे 1948 में जिसकी शाखा
1948 में शाखा लंदन में खोली गई, इसलिए इसे विदेश में शाखा खोलने वाला पहला बैंक कहते हैं, जो कि बैंक ऑफ इंडिया, जो कि 1906 में स्थापित की गई। 1908 में बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना की गई और 1911 ईस्वी में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। इसमें लगाई गई पूंजी, प्रबंधन और संचालन तीनों ही भारतीयों द्वारा किया गया था। प्रथम स्वदेशी बैंक जो कि 1911 में खोली गई, जिसका नाम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। 1921 में हल्टर यंग कमीशन आया, जिसे रॉयल कमीशन कहा जाता है। इसकी रिपोर्ट 1924 में आई और आरबीआई एक्ट 1934 में, और इसके द्वारा सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक कहते हैं, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई और इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों का राष्ट्रीयकरण 2 चरणों में किया गया। प्रथम चरण में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और सेकेंड चरण में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। प्रथम चरण में 14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण करने के लिए जिनकी पूंजी माने कैपिटल 50 करोड़ से अधिक होगी, उनका राष्ट्रीयकरण, ये शर्त रखी गई थी, जिसके द्वारा इनका राष्ट्रीयकरण किया गया। इनका प्रथम चरण में 16 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को किया गया। इस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और गवर्नर, आरबीआई के गवर्नर एल.के. झा थे। और सेकेंड चरण में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। उसके लिए शर्त रखी गई थी, जिनकी पूंजी 200 करोड़ से अधिक थी, उन्हीं बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, जो कि 15 अप्रैल 1980 को किया गया। प्रधानमंत्री उस समय, सेकेंड चरण के समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और आरबीआई गवर्नर आई.जी. पटेल थे। तो दोनों चरणों में प्रधानमंत्री एक ही, जो कि इंदिरा गांधी थी। गवर्नर चेंज थे, जो कि फर्स्ट में एल.के. झा थे, दूसरे में आई.जी. पटेल थे। आइए कुछ इम्पोर्टेंट बातें। वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 12 है। एसबीआई को निकालकर आरबीआई को राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं माना जाता, क्योंकि वह देश का केंद्रीय बैंक है। वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों की संख्या 12 है। 10 बैंकों का विलय 1 अप्रैल 2020 को किया गया, जो इस प्रकार है। पहला है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, जिसे ओबीसी कहते हैं। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, इन दोनों का विलय पंजाब नेशनल बैंक में कर दिया गया। और सिंडिकेट बैंक का विलय कनाडा बैंक में कर दिया गया। और आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक, इन दोनों बैंकों को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मर्ज कर दिया गया और इलाहाबाद बैंक को इंडियन बैंक में मर्ज कर दिया गया। 12 पब्लिक सेक्टर बैंक, जो कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं। पहला है पंजाब नेशनल बैंक, जिसकी स्थापना 1894 में की गई और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। दूसरा इंडियन बैंक, जिसकी स्थापना 1907 में की गई और जिसका मुख्यालय चेन्नई में है। और तीसरा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1955 में की गई, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। देश का सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है, जो कि एसबीआई। कनारा बैंक, जो कि 1906 में जिसकी स्थापना की गई, इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है।
पांचवा है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1919 में की गई। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और छठा है इंडियन ओरिएंटल बैंक, जिसकी स्थापना 1937 में की गई। इसका मुख्यालय चेन्नई में है। यूको बैंक, जिसकी स्थापना 1943 में की गई और जिसका मुख्यालय कोलकाता में है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जिसकी स्थापना 1935 में की गई और जिसका मुख्यालय पुणे में है। ये नौवां है पंजाब एंड सिंधरा बैंक, जो कि 1908 में स्थापना की गई और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1906 ईस्वी में की गई। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और 11वां है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1911 में की गई और इसका मुख्यालय मुंबई में है। 12वां है बैंक ऑफ बड़ौदा, जिसकी स्थापना 1908 में की गई और जिसका मुख्यालय गुजरात में है। आइए हम इसको फिर से रिवाइज करते हैं। पहला है पंजाब नेशनल बैंक, जिसकी स्थापना 1894 ईस्वी में की गई। हेडक्वार्टर बाद में देखेंगे, पहले सन हम लोग देखते हैं। पहले पंजाब नेशनल बैंक, जिसकी स्थापना 1894 में की गई। दूसरा इंडियन बैंक, जिसकी स्थापना 1907 में की गई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1955 में की गई। और कनारा बैंक, जिसकी स्थापना 1906 में। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1919 में। इंडियन ओरिएंटल बैंक, जिसकी स्थापना 1937 में। यूको बैंक, की स्थापना 1943 में। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जिसकी स्थापना 1935 में। पंजाब एंड सिंधरा बैंक, जिसकी स्थापना 1908 में। बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1906 में। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1911 में। बैंक ऑफ बड़ौदा, जिसकी स्थापना 1908 में। आइए अब हम इसका हेडक्वार्टर माने देखते हैं। इंडियन बैंक का मुख्यालय चेन्नई में है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में है। कनारा बैंक का बेंगलुरु में है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मुंबई में है। इंडियन ओरिएंटल बैंक का चेन्नई में है। यूको बैंक का कोलकाता में है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का पुणे में है। पंजाब एंड सिंधरा बैंक का न्यू दिल्ली में है। बैंक ऑफ इंडिया का मुंबई में है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का मुंबई में है। बैंक ऑफ बड़ौदा का गुजरात में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे आरबीआई कहते हैं, देश का केंद्रीय बैंक है। आरबीआई की स्थापना हिल्टन यंग कमीशन के द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। आरबीआई की स्थापना आरबीआई एक्ट 1934 के आधार पर की गई। स्थापना के समय आरबीआई प्राइवेट बैंक था। इसका मुख्यालय 1935 से 1937 तक कोलकाता में था। वर्तमान में आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। आरबीआई की स्थापना के समय 5 करोड़ पूंजी के साथ आरबीआई की स्थापना हुई थी, जिसमें 100 रुपये मूल्य की 5 करोड़ शेयर 5 लाख शेयर में थे। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के द्वारा आरबीआई को शक्तियाँ प्रदान करने के लिए लाया गया। आरबीआई का नियंत्रण बोर्ड ऑफ डायरेक्टर निर्देशक मंडल करता है, जिसकी इसमें कुल सदस्य 21 होते हैं। आरबीआई गवर्नर, इस समय वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। आरबीआई एक्ट 1934 सेक्टर 8A1 नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाएगी। इसमें 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, जो कि हैं, प्रथम है टीवी रविशंकर, दूसरे महेश कुमार जैन, तीसरे हैं डॉक्टर MD पात्रा और चौथे हैं M राजेश्वर राय। दूसरा, वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधित्व 10 निदेशक सरकार द्वारा नामित
4 डायरेक्टर ऑफ लोकल बोर्ड, स्थानीय बोर्ड के निर्देशक। ये 4 डायरेक्टर ऑफ लोकल बोर्ड पहले मुंबई, कोलकाता, वेस्ट में मुंबई, ईस्ट में कोलकाता, साउथ में चेन्नई, नॉर्थ में न्यू दिल्ली है। अकॉर्डिंग ईयर ऑफ आरबीआई का लेखा वर्ष पहले 1 जुलाई से 30 जून था, अब 1 अप्रैल से 31 मार्च हो गया है आरबीआई का लेखा वर्ष। आरबीआई का लोगो यानी आरबीआई का प्रतीक चिन्ह है टाइगर और ताड़ का पेड़। आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे, जो कि 1935 से 1937 ईस्वी तक थे। सेकेंड जो थे सर जेम्स टेलर थे, जो कि 1937 से 1943 ईस्वी तक थे। और थर्ड जो थे सीडी देशमुख, 1943 से 1949 ईस्वी तक थे। ये पहले भारतीय गवर्नर थे। और 25वें आरबीआई गवर्नर शक्तिदास दास हैं, जो कि वर्तमान में फंक्शन ऑफ आरबीआई के कार्य। नोटों का निर्गमन 1 रुपये से बड़े सभी नोटों का निर्गमन आरबीआई द्वारा किया जाता है। 1 रुपये के नोट और सिक्के भारत सरकार द्वारा किया जाता है। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है और इस पे वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, जो कि इस समय वित्त सचिव टीवी शोभनाथ जी हैं। नोट आरबीआई मुद्रा जारी करने के लिए मिनिमम रिजर्व सिस्टम को अपनाता है। न्यूनतम आरक्षित प्रणाली 200 करोड़ रुपए। न्यूनतम आरक्षित आरबीआई के पास 200 करोड़ रुपए होने चाहिए, जिसमें से 115 करोड़ का गोल्ड और 85 करोड़ का विदेशी मुद्रा। 4 नोट प्रिंट और 4 क्वाइन मिंट माने टकसाल। 4 नोट प्रिंट्स में पहला है नासिक, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। दूसरा मैसूर, जो कि कर्नाटक में स्थित है। तीसरा देवास, जो कि एमपी में स्थित है। चौथा सालबोनी, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। और टकसाल में पहला मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, नोएडा में। सिक्योरिटी पेपर मिल के एमपी के होशंगाबाद में है। स्टाम्प पेपर एवं नोट के कागज का उत्पादन होशंगाबाद में किया जाता है। बैंकर टू द गवर्नमेंट, सरकार के बैंक के रूप में कार्य। सरकार को ऋण प्रदान करना, सरकार का प्रतिनिधित्व IMF, वर्ल्ड बैंक और ADB द्वारा किया जाता है। बैंकों का बैंक आरबीआई को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। देश के बैंकों को ऋण प्रदान करता है और नियंत्रण करता है, लाइसेंस देता है, इसलिए इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। विदेशी विनिमय का नियंत्रण, कंट्रोल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, जिसे फेरा कहते हैं। ये फेरा एक्ट 1973 में आया था, जिसे अब समाप्त कर दिया गया। फेरा का फुल फॉर्म होता है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट, और अब उसके स्थान पर फेमा एक्ट आ गया है। फेमा की स्थापना की गई है, फेमा एक्ट 1919 में आया था, जो कि फेरा के स्थान पर है। और फेमा का फुल फॉर्म होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999।